मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांग्ल कॉलेज डीडवाना के विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न पूंजी संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत पर चर्चा करेंगे। इसको आपको ध्यान से सुनना है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। विभिन्न परिस्थितियों में जो पूंजी संपत्तियां प्राप्त की जाती हैं उनको प्राप्त करने लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्रय की गई संपत्ति की प्राप्ति की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड। तो विद्यार्थियों, यदि कोई संपत्ति करदाता ने स्वयं क्रय की हो तो इस संपत्ति का क्रय मूल्य ही उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत माना जाता है। परंतु क्रय करने की लागत में निम्न खर्चों को भी जोड़ा जाता है और जो जोड़ आएगा विभिन्न खर्चों का, उसको प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। खर्चे ये जोड़े जाते हैं क्रय के संबंध में किए गए पूंजीगत व्यय, जैसे दलाली, मुद्रांक शुल्क, वकील की फीस इत्यादि, इंस्टॉलेशन चार्जेज। संपत्ति यदि ऋण लेकर क्रय की गई हो तो पूंजीगत किया गया ब्याज को भी इसमें शामिल किया जाता है। नंबर 2 है पूर्व स्वामी की लागत, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। यदि करदाता ने धारा 49(1) में वर्णित निम्न तरीकों से किसी पूंजी संपत्ति को प्राप्त किया है तो उसके लिए उस पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत वह राशि होगी जिस पूर्व संपत्ति के पूर्व स्वामी ने उसे प्राप्त किया था। नंबर 1, हिंदू इनवर्टेड फैमिली के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर संपत्तियों के वितरण के कारण अथवा भेंट या वसीयत के अंतर्गत अथवा उत्तराधिकार के कारण अथवा साहित्य संस्था, व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों के समूह की समाप्ति पर 1487 के पूर्व संपत्तियों के वितरण के कारण संपत्ति प्राप्त की हो, या किसी कंपनी के समापन पर संपत्तियों के वितरण के कारण संपत्ति प्राप्त की हो, या किसी खंडनीय अथवा अखंडनीय ट्रस्ट को होने वाले स्थानांतरण के अंतर्गत संपत्ति प्राप्त की हो, या सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को अथवा सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी को संपत्ति का हस्तांतरण किए जाने पर, एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एकीकृत होने वाली कंपनी द्वारा एकीकरण करने वाली भारतीय कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होने पर, एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एकीकृत होने वाली विदेशी कंपनी द्वारा एकीकरण करने वाली विदेशी कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के अंशों का पूंजी संपत्ति रूप में हस्तांतरण होने पर। इन विभिन्न परिस्थितियों में पूर्व स्वामी की लागत को ही प्राप्ति की लागत माना जाता है। यदि भूतपूर्व स्वामी द्वारा उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत का पता नहीं लगाया जा सके तो जिस दिन भूतपूर्व स्वामी ने उस संपत्ति को प्राप्त किया था उस दिन का बाजार मूल्य जो था उस संपत्ति का, उसको प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। इसके अलावा यदि संपत्ति के भूतपूर्व स्वामी ने संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त किया हो तो करदाता की अपनी इच्छा अनुसार भूतपूर्व मालिक की प्राप्त करने की लागत या 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य, दोनों में जो भी उचित समझे उस राशि को संपत्ति प्राप्त करने की लागत मान सकता है। नंबर 3 है 1 फरवरी 2018 से पूर्व दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति रूप में प्राप्त क्षमतान्मुखी पारस्परिक कोष की इकाइयों या व्यावसायिक प्रन्यास की इकाइयों को प्राप्त करने की लागत। प्रिय विद्यार्थियों, धारा 112(a) में वर्णित उक्त संपत्तियां यदि 1 फरवरी 2018 के पूर्व प्राप्त की गई हो तथा जो करदाता के द्वारा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति रूप में अर्थात 12 माह से अधिक अवधि के लिए धारित हो तो उनकी प्राप्ति की लागत निम्न की 2 राशियों में से अधिक राशि को माना जाता है। नंबर 1, ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत, और नंबर 2, ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अथवा पूंजी संपत्ति के स्थानांतरण से प्राप्त अथवा अर्जित प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य जो भी दोनों कम हो। इन 2 राशियों में से जो अधिक हो उसको प्राप्ति लागत माना जाता है। यदि ये संपत्तियां करदाता को धारा 49(1) में वर्णित परिस्थितियों में प्राप्त हुई हो तो पूर्व स्वामी की प्राप्त की लागत इस संपत्ति वास्तविक लागत मानी जा सकती है। यदि करदाता ने या पूर्व मालिक ने संपत्तियां 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की हो तो करदाता 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य इनकी वास्तविक लागत मान सकता है। उचित बाजार मूल्य से आशय इस प्रकार से रहेगा कि पूंजी संपत्ति 31
जनवरी 2018 को किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित है तो उस एक्सचेंज पर उस दिन का उस संपत्ति के लिए उद्धृत अधिकतम मूल्य, परंतु 31 जनवरी 18 को उस एक्सचेंज पर उस संपत्ति में कोई लेन देन नहीं हुआ हो तो 31 जनवरी 18 के तुरंत पूर्व की उस तिथि का जिस तिथि को ऐसे एक्सचेंज पर उस संपत्ति में लेन देन हुआ हो उस संपत्ति का अधिकतम मूल्य उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य होगा। यदि पूर्ण संपत्ति ऐसी यूनिट है जो किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर 31 जनवरी 18 को सूचित नहीं है तो इस यूनिट का उस तिथि का शुद्ध संपत्ति मूल्य। यदि पूर्ण संपत्ति किसी कंपनी का ऐसा समतांश है जो 31 जनवरी 18 को किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित नहीं है परंतु स्थानांतरण की तिथि को ऐसे एक्सचेंज पर सूचित है, स्थानांतरण की तिथि पर किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित है तथा जो करदाता को ऐसे अंश के प्रतिफलन प्राप्त हुए हों जो 31 जनवरी 18 को ऐसे एक्सचेंज पर सूचित नहीं थे तथा जिनके लेन देन को धारा 27 के तहत स्थानांतरण नहीं माना गया था, तो उचित बाजार मूल्य वह राशि होगी जो उस प्राप्त करने लागत से वही अनुपात रखती है जो संपत्ति स्थानांतरित होने वाले वर्ष का लागत प्रसार सूचकांक करदाता द्वारा संपत्ति प्राप्त किए जाने वाले प्रथम वर्ष अथवा 1/2001 को प्रारंभ होने वाले वर्ष जो बाद में हो के लागत प्रसार सूचकांक में रखता है। एकीकरण करने वाली कंपनी के अंशों की लागत। यदि किसी करदाता को ऐसे एकीकरण करने वाली कंपनी के अंश प्राप्त हुए हैं जो उसको एकीकृत होने वाली कंपनी में उसके अंशों के बदले में जारी किए गए हों तो उनके लिए उन अंशों को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो एकीकृत कंपनी के अंशों के लिए थी, बशर्ते एकीकरण करने वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। नेक्स्ट है 1/4/2001 के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत मानना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी करदाता ने पूर्ण संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पूर्व प्राप्त की है तो करदान वर्ष 2018-19 से वह चाहे तो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य मान सकता है, परंतु यदि करदाता ने पूर्ण संपत्ति 1/81 पूर्व प्राप्त की हो तो करदान में 2017-18 तक चाहे तो संपत्ति प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 81 का उचित बाजार मूल्य भी मान सकता है। ऐसी संपत्तियां जिन पर राशि छूट प्राप्त होती है उनके संबंध में 1/4/2001 का बाजार मूल्य प्राप्त की लागत को नहीं मान सकते हैं। व्यापार की ख्याति, ट्रेडमार्क, व्यापार से संबंधित ब्रांड नेम, किराएदारी अधिकार, करगा, घंटों, मार्ग, अनुज्ञा पत्र, किसी वस्तु के उत्पादन करने, निर्माण करने या प्रसंस्करण करने के अधिकार तथा किसी व्यवसाय या पैसे को संचालित करने का अधिकार, चाहे ऐसी संपत्तियां क्रय की गई हों अथवा स्वर्जित हो, इनके संबंध में 1/4/2001 का उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत नहीं माना जा सकता है। विदेश ऋण से खरीदी गई संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत। प्रिय विद्यार्थियों, यदि करदाता ने कोई पूर्ण संपत्ति विदेश से उधार क्रय की है अथवा विदेश ऋण से क्रय की है तथा उसका भुगतान रुपये के अवमूल्यन के कारण किया गया हो तो भारतीय मुद्रा में जो उत्तरदायित्व करदाता का बढ़ेगा उसको भी प्राप्त करने लागत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके विपरीत विदेश मुद्रा में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो परिणामस्वरूप प्राप्त करने लागत को भी कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अदृश्य संपत्ति में प्राप्त करने लागत, धारा 55(2)(a)। प्रिय विद्यार्थियों, अदृश्य संपत्ति का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो अमूर्त हैं, अदृश्य हैं, अर्थात जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, फिर भी वो वैल्यूएबल एसेट्स मानी जाती हैं। तो उनकी लागत, प्राप्त करने लागत क्या मान सकते हैं, इसका प्रावधान इस प्रकार से है। व्यापारिक ख्याति, ट्रेडमार्क, व्यापार संबंधी ब्रांड नेम, किसी वस्तु के निर्माण करने, उत्पादन करने अथवा विधियन करने का अधिकार, किसी व्यवसाय पैसे को संचालित करने का अधिकार, किराएदारी अधिकार यानी टेनेंसी राइट्स, स्टेज कैरिटेज परमिट, स्टेज कैरेज परमिट्स तथा लूम आवर्स को प्राप्त करने लागत निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। यदि ये संपत्तियाँ किसी पूर्व स्वामी से क्रय की गई हैं तो इन संपत्तियों को क्रय मूल्य जो होगा उसी को इसको प्राप्त करने लागत माना जाएगा। अन्य दशा में अर्थात धारा 49(1) के उपवाक्यांश 1 से 4 वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर इन संपत्तियों का मूल्य शून्य माना जाएगा। यानी ये संपत्तियाँ यदि स्वयं उत्पन्न सेल्फ जनरेटेड हैं तो इनकी प्राप्ति लागत को शून्य माना जाता है। अब हम इनके स्पष्टीकरण की बात करते हैं।
यदि ये संपत्तियां स्वर्जित हैं तो इनकी प्राप्त की लागत शून्य मानी जाएगी। यदि इन संपत्तियों को धारणता से एक उपव्याख्या से 1/4 में वर्णित परिस्थितियों में प्राप्त किया गया था तो इन संपत्तियों की प्राप्त की लागत पूर्व मालिक की लागत मानी जाएगी। पूर्व मालिक ने इन संपत्तियों को स्वयं अर्जित किया है तो इनकी लागत को भी शून्य माना जाएगा। व्यवसाय की ख्याति अथवा किसी वस्तु के निर्माण करने, उत्पादन करने या अध्ययन करने का अधिकार अथवा किसी व्यवसाय पेशे को संचालित करने के अधिकार की सुधार की लागत को हमेशा ही शून्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट संपत्ति जो है जैसे अधिकार, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एवं मूल अंशों को प्राप्ति की लागत, इनकी प्राप्ति लागत किस प्रकार से मानी जाती है, इसका प्रावधान हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे। यदि कोई करदाता किसी वित्तीय संपत्ति यानी अंश, प्रतिभूति, यूनिट अथवा पारिश्रमिक कोष की इकाई का धारक होने के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है अथवा उसको कोई अतिरिक्त वित्तीय संपत्ति जैसे बोनस शेयर है बिना किसी भुगतान के आवंटित की जाती है तो ऐसे अधिकार अथवा अधिकार के फलस्वरूप प्राप्त वित्तीय संपत्ति अथवा बिना किसी भुगतान के आवंटित संपत्ति बोनस अंश की प्राप्त लागत इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अंश अभिदान करने के अधिकार की लागत, यदि करदाता ऐसे अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग देता है तो करदाता के लिए ऐसे अधिकार प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाएगी। अधिकांश प्राप्त लागत, यदि करदाता ऐसे अधिकार के फलस्वरूप स्वयं वित्तीय संपत्ति को प्राप्त करता है तो करदाता द्वारा इस संपत्ति यानी अंशों को प्राप्त करने के लिए भुगतान की राशि की उसके लिए प्राप्त करने की लागत मानी जाती है। बोनस अंश प्राप्त लागत, यदि किसी करदाता कोई वित्तीय संपत्ति यानी बोनस अंश बिना किसी भुगतान के किसी वित्तीय संपत्ति का धारक होने के फलस्वरूप 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद आवंटित की जाती है तो उस करदाता के लिए संपत्ति यानी बोनस अंशों की प्राप्ति की लागत को शून्य माना जाता है। अधिकार खरीदकर अंशों प्राप्त करने की लागत, यदि करदाता ने अतिरिक्त वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा है तो उसके लिए इस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत निम्न दो राशियों की योग के बराबर मानी जाती है। अधिकार त्यागने वाले को दी गई राशि और नंबर 2 वित्तीय संपत्ति निर्गमन करने वाली कंपनी या संस्था को दी गई राशि। जिस वित्तीय संपत्ति के आधार पर करदाता अतिरिक्त वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है उस मूल्य वित्तीय संपत्ति की लागत उसके लिए भुगतान की राशि होगी तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि बोनस अंश करदाता 1/4/2001 के पूर्व आवंटित किए गए थे अतः पूर्व मालिक को आवंटित किए गए थे तो करदाता ऐसे बोनस अंशों प्राप्त की लागत 1/4/2001 का बाजार मूल्य मान सकता है। नियोक्ता द्वारा से प्राप्त अंश, ऋण पत्र अथवा बांड्स इत्यादि को प्राप्त करने की लागत, यदि किसी कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अंश, प्रमाण ऋण पत्र आदि 99/2000 में अथवा 1 अप्रैल 2007 के पूर्व कभी भी परंतु 99/2000 के गत वर्ष को छोड़कर अथवा 31 मार्च 2009 के बाद प्राप्त किए थे तो उनको प्राप्त करने की लागत इस प्रकार से होगी। गत वर्ष 99/2000 में प्राप्त अंश, ऋण पत्र आदि की प्राप्त करने की लागत कर्मचारी द्वारा ऐसे अंश, ऋण पत्र आदि प्राप्त करने के लिए विकल्प का उपयोग करने की तिथि को इनका उसी बाजार मूल्य बराबर होगी। यदि ऐसे अंशों या ऋण पत्र 1 अप्रैल 2007 के पूर्व किसी भी गत वर्ष में प्राप्त किए गए हैं 99/2000 को छोड़कर तो इनके प्राप्त करने की लागत कर्मचारी द्वारा इनको प्राप्त करने के लिए चुकाई राशि होगी। यदि ऐसे अंश, ऋण पत्र 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद आवंटित किए जाते हैं तो इनकी प्राप्त करने की लागत कर्मचारी द्वारा विकल्प का उपयोग करने की तिथि को इनके उसी बाजार मूल्य को माना जाता है। नेक्स्ट है किसी कंपनी की सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तन की दशा में साझेदार के अधिकार की लागत। एक निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तन होने की दशा में साझेदार के अधिकार की लागत वही होगी तो साझेदारी में परिवर्तन से ठीक पूर्व कंपनी के अंश या अंशों को प्राप्त करने की लागत थी।
परिणामी कंपनी के अंशों की लागत। यदि परिणामी कंपनी द्वारा एविलियन के तहत एविलियत कंपनी के अंशधारी को अंश आवंटित किए जाते हैं तो उस अंशधारी के लिए परिणामी कंपनी के अंशों को प्राप्त करने लागत वह राशि होगी जो करदाता द्वारा एविलियत कंपनी में दायित्व अंशों के प्राप्त करने के लागत से वही अनुपात रखती है जो अनुपात एविलियन के तहत हस्तांतरित संपत्तियों का शुद्ध पुस्तक मूल्य एविलियन के तुरंत पूर्व एविलियत कंपनी के शुद्ध मूल्य से रखता है। नेक्स्ट है एविलियत कंपनी के मूल अंशों की लागत। किसी अंशधारी द्वारा एविलियत कंपनी में दायित्व मूल अंशों को प्राप्त करने की लागत में से उसको परिणामी कंपनी से प्राप्त अंशों की लागत जिसकी गणना उपरोक्त वाक्यांश 10 में बताई गई विधि से की गई घटा दी जाएगी तथा शेष राशि की उस अंशधारी के लिए एविलियत कंपनी अंशों प्राप्त करने लागत माना जाएगा। ऋण पत्रों को अंश में परिवर्तन करने पर प्राप्त करने लागत। प्रिय विद्यार्थियों, इन पत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अंशों में परिवर्तन करने पर ऐसे अंशों के प्राप्त करने की लागत इन पत्रों की राशि का वह भाग माना जाएगा जिसके लिए अंश आवंटित किए जाते हैं। अर्थात इन पत्रों में या मूल्य में जितनी कमी आती है उस कमी को ऐसे अंशों की प्राप्त करने की लागत माना जाता है। पूर्वाधिकार अंशों को समतांशों में परिवर्तन करने पर समतांशों की लागत। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वाधिकार अंशों को समतांशों में परिवर्तन करने पर ऐसे समतांशों को प्राप्त करने की लागत अधिकार अंशों की राशि का वह भाग माना जाएगा जिसके लिए करदाता द्वारा समतांश से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात अधिकार अंशों के मूल्य में जो कमी होती है उसी को प्राप्त करने की लागत माना जाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक कोष या कोषों की योजनाओं के संविलियन पर प्राप्त यूनिटों के प्राप्त करने लागत। दो या अधिक पारस्परिक कोषों की योजनाओं के संविलियन या किसी पारस्परिक कोष की दो या अधिक योजनाओं के संविलियन की दशा में यूनिट धारक को उसके यूनिट के स्थानांतरण के प्रतिफल में नए यूनिट मिलने पर इसे 18 या 19 के अंतर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता है। ऐसी संपत्तियों में संविलियन के पूर्व जारी किए यूनिटों की लागत को ही नए यूनिटों की प्राप्त लागत माना जाएगा। नेक्स्ट है आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत घोषित पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने लागत। ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने लागत संपत्ति का ऐसा उचित बाजार मूल्य माना जाएगा जिस पर इस योजना के अंतर्गत कर अधिभार या शास्ति यानी पेनल्टी चुकाया गया। नेक्स्ट है धारा 45(5)A में वर्णित भूमि भवन के विकास के समझौते के अंतर्गत करदाता को हस्तांतरित पूंजी संपत्ति की प्राप्त करने लागत वह राशि मानी जाती है जो पूंजी लाभों के निर्धारण के समय पूर्ण प्रतिफल का मूल्य माना गया था। और नेक्स्ट है व्यापारी रहतियों को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करने पर ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। यदि व्यापारी रहतियों को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत परिवर्तन की तिथि को व्यापारी रहतिये का उचित बाजार मूल्य जो माना जाएगा जिसे परिवर्तन के उद्देश्य के लिए पुस्तकों दर्ज किया गया हो उसी राशि को ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत माना जाता है। वृद्धि सुधार की लागत। व्यापारिक ख्याति अथवा किसी वस्तु उत्पादन निर्माण प्रसंस्करण करने का अधिकार अथवा किसी व्यवसाय पेशे से संचय करने का अधिकार पूंजी संपत्ति सुधार की लागत शून्य होगी और चाहे संपत्तियां खरीदी गई या स्वर्जित हो। प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना करते समय प्राप्ति लागत और सुधार की लागत की सामान्य लागत घटाई जाती है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते समय ट्रांसफर प्राइस जो है संपत्ति की उसमें से उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को ही घटाया जाता है। इस प्रकार से पूंजी लाभ की गणना की जाती है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। इस वीडियो की सामग्री परीक्षा दृष्टिकोण से और व्यवहार दृष्टिकोण दोनों ही दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य सुनें। थैंक्स, धन्यवाद।